सुधी श्रोतागण, आप सबको प्रणाम, नमस्कार और यथायोग्य आपका मेरे इस चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह अभी कुछ दिनों पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि 2-3 माह पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय पर आधारित है और एक ऐसे विषय पर आधारित है जो कि लंबे समय से चर्चा और डिबेट का विषय बना रहा है। तो आपसे अनुरोध होगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा। अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से जिस शीर्षक पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस शीर्षक को मैं आपके सामने लाता हूँ और उसका शीर्षक है पैसिव एथनेसिया इन इंडिया, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु का शब्द जो है इसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो विधिक संदर्भों में या चिकित्सकीय संदर्भ में इच्छा मृत्यु से मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन को समापन की इच्छा करने की स्वतंत्रता। यह सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों ही प्रकार की होती है। सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में मान्य नहीं है, परंतु इसका अर्थ है कि सीधा व साशय या जानबूझकर किया जाने वाला ऐसा कार्य जिसका परिणाम किसी के जीवन के समापन के रूप में होता है और इसे मनुष्य को विषैले इंजेक्शन दे करके प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव यूथनेसिया और यह विदेशों में कैदियों इत्यादि के लिए होता है और वहाँ इसकी मान्यता है, परंतु भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु की कोई विधिक मान्यता नहीं है। अब आते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिसको पैसिव एथनेसिया कहते हैं, यह भारत में अब विधि सम्मत हो गया है, परंतु इस विधि शास्त्र के विकास ने बहुत ही लंबा समय लिया और उच्चतम न्यायालय ने इसमें समय समय पर अपने विचार प्रकट किए, दिशा निर्देश दिए और जिसके अनुसरण और अनुपालन में इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पालन किया जाता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संदर्भ में चर्चा करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, परंतु बहुत नवीन ही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में समाहित है, ऐसा माना जाता है। राइट टू लिव मीन्स राइट टू डाई पीसफुली एंड इन अ डिग्निफाइड मैनर। ये आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन जब हम लोग इंटरप्रेट करते हैं तो वहाँ पर इसको लेके आते हैं। असाध्य व मरणासन रोगी जो कि वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं तथा जीवन रक्षक प्रणाली पर उनको जीवित रखा जाता है और जिनके उपचारित होने अथवा ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है, उनको नियत दिशा निर्देशों जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए हैं उसके अनुरूप ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के आदेश के अनुसार जीवन समापन की अनुमति दी जाती है। ये रोगी जो कि वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं उन्हें भोजन, जल यानी कि न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन, जीवन रक्षक प्रणाली या भोजन नली या IVF ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से दिया जाता रहता है, परंतु उनके जीवन में वापस आने या सामान्य जीवन जीने की संभावना नगण्य होती है। तो ऐसे लोगों को उन्हें जीवन की इस असाध्य और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए जब दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यायालय यह निर्देशित करता है कि इन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए, तो इसे हम भारतवर्ष में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की एक जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब इस पूरी चर्चा और विचारधारा के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारतवर्ष में किस प्रकार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु संबंधी विधि का विकास हुआ या किस प्रकार से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों ने इस विचारधारा को विकास किया और अंततः इसे प्रभावी रूप देने में सफल रहे।
तो सबसे पहला एक मामला आता है अरुणा रामचंद्र शानबाग का, जो कि एक नर्स थी और KEM हॉस्पिटल परेल में कार्यरत थी। उनके साथ उसी अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी द्वारा लैंगिक शोषण किया गया और अप्राकृतिक यौनाचार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इतना अधिक और तीव्र मानसिक आघात लगा कि वे कोमा में चली गई और यह घटना 27 नवंबर 1973 को हुई थी। घटना के समय अरुणा शानबाग की आयु मात्र 25 वर्ष थी और उन्हें इतना तीव्र मानसिक आघात पहुंचा कि आरोपी सोहनलाल द्वारा किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया और वो मृतप्राय हो गई। आरोपी सोहनलाल को बहुत ही हल्की धाराओं के अंतर्गत आरोपी बनाया गया और उसे जो सज़ा मिली वह मात्र 7 साल की थी और वह 7 साल बाद सज़ा काट के वापस आ गया। अब ये घटनाक्रम चलता रहता है, लेकिन परंतु इसी बीच 2009 में एक पत्रकार पिंकी वीरानी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक याचिका उच्चतम न्यायालय में डाली और यह कहा या यह कहिए यह अर्चना की कि शानबाग जो हैं वह दीर्घकाल से जीवन सहायक यंत्रों पर या उपस्करों पर निर्भर हैं और उनका जीवन बड़ा कष्टमय है और कृपया उनको यह जीवन सहायता देने वाले उपस्करों को हटा लिया जाए ताकि उन्हें शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण रीति से जीवन के समाप्त करने की सुविधा प्राप्त हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इस पूरी याचिका को सुनवाई करने के उपरांत 7 मार्च 2011 को अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि भारत में अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आदेश पारित किया जा सकता है, परंतु इस मामले में तो KEM अस्पताल की नर्स अथवा उसके कर्मचारी अरुणा शानबाग की बहुत बेहतर देखभाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भले ही वह ऐसी गंभीर हालत में पहुंच गई हैं कि उन्हें ऐसी हालत में पहुंच गई हैं कि उन्हें भोजन पानी और अन्य सहायक चीज़ें प्रदान करने के लिए अन्य पर निर्भर रहना पड़ रहा है और उनके जीवन में वापस आने की संभावना नहीं है। फिर भी उनके भोजन की नली और पेय पदार्थ की नलियों को निकालना उन्हें भूखा मारने के समतुल्य होगा, अतः ऐसे करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पूरे विचार विमर्श के पश्चात अंततः 7 मार्च 2011 को उच्चतम न्यायालय ने वीरानी द्वारा लाई गई याचिका को अस्वीकार कर दिया। अब इसी सिलसिले में या इसी दिशा में एक मामला और आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया जाता है और जिसमें भी यही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मामला उठाया जाता है और ये केस होता है कॉमन काउज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और यह 2018 में जो है कि निर्धारित हुआ, परंतु यह लाया गया था 2005 में और इसमें न्यायाधीशों की पीठ जो कि 5 न्यायाधीशों की पीठ थी उसके समक्ष सुनवाई के लिए मामले को लाया गया और यह कहा गया कि सम्मानजनक रीति से या गरिमामय रीति से मृत्यु प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में समाहित है, इसलिए यह एक मौलिक अधिकार है और इसे निष्क्रिय मृत्यु या इच्छा मृत्यु की विधि सम्मतता के अंतर्गत लाना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अनेक दिशा निर्देशों की रचना की और उन्होंने कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की विधि सम्मतता तभी होगी जबकि अग्रिम चिकित्सकीय निर्देशों को हम स्वीकार कर सकते हैं। और अग्रिम चिकित्सकीय निर्देशों का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति अपने
स्वस्थ रहते समय जीवन काल में ही अब इस प्रकार से अपनी इच्छा को लिपिबद्ध करे कि यदि उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप वह अचेत हो जाए अथवा निर्णय लेने की स्थिति में न रहे अथवा वह अपने भले बुरे को सोचने की स्थिति में न रहे, तो उसके साथ जो भी उपचार किया जाएगा, जो चिकित्सकीय व्यवस्था उसे प्रदान की जाएगी, वह किस सीमा तक उसके जीवन की रक्षा करने के लिए उसे दी जाती रह सकती है। तो इसे हम लोग लिविंग विल कहते हैं। और यह लिविंग विल बनाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने इस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में निर्णित हुए मामले में स्वीकार कर लिया। अब इस एनजीओ द्वारा जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वाद लाया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मरणासन्न और असाध्य रोगियों की शारीरिक गरिमा और स्वायत्तता या स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हम, जो कि अनुच्छेद 21 का भाग है, उनके जीवन के अंतिम समय में उनकी रक्षा क्रूर अवांछित चिकित्सकीय हस्तक्षेप से कर सकें, इसके लिए हमें स्पष्ट निर्देश जारी करने पड़ेंगे। और ऐसे रोगी जो सभी वेजिटेटिव स्टेट में हैं, टर्मिनली इल हैं और डीप कोमा हैं, उन सभी को राहत देने के लिए इस याचिका में याचना की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने 5 न्यायाधीशों की ओर से यह मत व्यक्त किया कि मरणासन्न व असाध्य रोगियों को जीवन रक्षक उपस्करों पर उनकी इच्छा के प्रतिकूल जीवित रखना उनके शरीर व सम्मान व निजता के उल्लंघन के स्वरूप है। अतः उपरोक्त श्रेणी के सभी रोगी जिन पर इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, जीवन रक्षक उपायों को वापस हटाया जा सकता है। वे रोगी जो वेजिटेटिव स्टेट अथवा वर्धी अवस्था में हैं और जिनके जीवित बचे रहने या स्वस्थ होने की संभावना नगण्य है, उन पर लगाए गए अथवा किए जा रहे जीवन रक्षक उपाय निष्क्रिय किए जा सकते हैं, ताकि उन्हें सम्मानजनक रीति से, पीड़ा रहित रीति से अपने जीवन की अंतिम यात्रा को पूर्ण करने की सुविधा प्राप्त हो सके। और यह निर्णय भले ही वाद 2005 में आया था, परंतु 2018 में पारित हुआ और इसे एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव निर्णय कहा गया। न्यायालय ने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लिविंग विल की अवधारणा दी। और लिविंग विल, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कि एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहते हुए ही लिपिबद्ध कर देता है कि यदि ऐसी किसी अवांछित स्थिति में उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, वह ऐसी इलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो उसे किस सीमा तक चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी, यह नियत करने का उसको अधिकार दिया जाता है। और उसी लिविंग विल की शर्तों के अनुसार उसे चिकित्सालय के अंतर्गत चिकित्साएं दी जा सकती हैं। इसी को हम लिविंग विल कहते हैं। अब यहाँ तक अरुणा शानबाग से शुरू होता है, उसके बाद फिर ये आ जाता है कॉमन कॉज में, और कॉमन कॉज के बाद 2018 में जजमेंट आता है, और फिर भारतवर्ष में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का सिद्धांत कुछ सीमा तक, कुछ दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्थापित हो जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण मामला आता है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि 2026 मार्च में डिसाइड हुआ था। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि हरीश राणा, जो कि दुर्घटना के समय 32 वर्ष के थे, अपने मकान की 4थी मंजिल से गिर जाते हैं और उनके सिर पर गंभीर चोट आती है। परिणामतः उनके पूरे शरीर में पक्षाघात हो जाता है। उसे भोजन नली, पेय नली या द्रव नली और IVF ट्रांसफ्यूजन ट्यूब पर रख दिया जाता है। इसे PEG ट्यूब कहते हैं। दुर्घटना मार्च 2013 में घटित हुई थी। परिवारजनों ने 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय में यह याचिका लगाई कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन सिस्टम को हटा लिया जाए, क्योंकि अब इनके जीवित बचने अथवा जीवन में पुनः वापस आने की कोई संभावना नहीं है। 2013 से 2024 आ गया, 11 वर्ष हो गए और उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। परंतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आवेदन को यह कहकर स्वीकार कर दिया कि भोजन और पेय नली का हटाया जाना उन्हें भूखे प्यासे मारने के तुल्य होगा, जो कि
उचित नहीं है, परंतु इस निर्णय से हरीश राणा के परिवारजन संतुष्ट नहीं हुए। तो जब संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न रखा था वो ये प्रश्न रखा था कि इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में उनका रोगी था, हरीश राणा था, उसमें रोगी के लिए सर्वथा उचित, उसके हित में कौन सा निर्णय होगा। रोगी को कृत्रिम रीति से पोषण व द्रव पेय दिया जाना क्या सही है? तो इस मामले को जब निर्धारित किया जा रहा था तो ये 2 जजों की जो बेंच थी, जिसमें JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन थे, उन्होंने कहा कि कृत्रिम रीति से पोषण व द्रव पेय पदार्थ का दिया जाना क्या प्राथमिक देखभाल के रूप में माना जाए या इसे मेडिकल इंटरवेंशन, चिकित्सकीय हस्तक्षेप माना जाए, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे प्राइमरी केयर माना था, न कि मेडिकल इंटरवेंशन। परंतु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम जब किसी भी व्यक्ति की निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में निर्धारित करेंगे तो हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि रोगी के सर्वथा हित में क्या है, क्या उसे एक प्राइमरी देखभाल, प्राथमिक देखभाल दी जा रही है अथवा उसे चिकित्सकीय हस्तक्षेप के रीति से जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे कार्य को क्या करते हुए रोगी की व्यक्तिगत गरिमा और उसकी जो सम्मानजनक जीवन है उसे बचाए रखा जा पा रहा है या नहीं। तो 11 मार्च 2026 को पारदीवाला जी ने और KM विश्वनाथ जी ने यह कहा कि राणा को जो भोजन, द्रव और IVF दिया जा रहा है वह मेडिकल इंटरवेंशन है, न कि प्राइमरी केयर है। और ये क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन की जो व्यवस्था है वह रोगी को कृत्रिम रीति से भोजन और पानी पहुंचाने की एक प्रक्रिया है या तरीका है, क्योंकि रोगी न तो स्वयं भोजन निकल पा रहा है और न स्वयं पानी पिया जा रहा है। तो इसे हम प्राइमरी केयर न कह करके इसे हम लोग एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन कहेंगे। और यह ऐसा है जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है। न्यायालय ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में दी गई गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए कहा कि सतत अतिक्रमणकारी और जीवन को दीर्घकालिक उपचार देने वाली व्यवस्था को रोगी की गरिमा, सम्मान तथा जीवन स्तर के प्रतिकूल माना जाएगा और ऐसे कारकों को या ऐसे साधनों को हटाया जा सकता है। एम्स के चिकित्सकों को उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया कि हरीश राणा को पैलिएटिव केयर यूनिट यानी शांतिदायक देखभाल इकाई में ट्रांसफ़र करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके जीवन का मानवीय और पीड़ा रहित अंत हो। सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम और नलिकाएँ निकाल ली गईं। अंततः मार्च 2024 तारीख को हरीश राणा ने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की और उनके परिजनों को मानसिक यंत्रणा से मुक्ति प्राप्त हुई। हरीश राणा के परिजनों ने हरीश राणा के शरीर के अंगों का दान कर दिया और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संदर्भ में इस निर्णय को मील का पत्थर माना जा रहा है। इस पूरी चर्चा में यह स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार इच्छा मृत्यु की अस्वीकृति से आरंभ होकर अंततः इच्छा मृत्यु की स्वीकृति और उसके मानदंडों या दिशा निर्देशों की स्थापना इस पूरी न्यायिक यात्रा में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि क्या जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया गया है उसे किस आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि उससे ये जो मेडिकली क्लिनिकली असिस्टेड सिस्टम है उससे पृथक करके उसे शांतिपूर्ण रीति से, गरिमापूर्ण रीति से अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूर्ण करने की सुविधा प्रदान की जाए।
तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के वे मामले जो कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियत किए जाते हैं, उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड होता है। और मेडिकल बोर्ड द्विस्तरीय होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एकल चिकित्सकीय पूर्वाग्रह से रक्षा करने के लिए यह स्थिति बनाई गई है या यह मैकेनिज्म बनाई गई है कि 2 प्रकार के मेडिकल बोर्ड होंगे और दोनों ही मेडिकल बोर्ड को एक मत होना होगा और दोनों मेडिकल बोर्ड्स को रोगी का परीक्षण 48 घंटों के भीतर एक के बाद दूसरे को करना पड़ेगा। यदि दोनों मेडिकल बोर्ड एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रोगी की ये जो मेडिकल असिस्टेंस है सिस्टम, उसको हटाया जा सकता है क्योंकि वह इरिट्रीवेबल टर्मिनली इल कंडीशन का वेजिटेटिव स्टेट का रोगी है, तो ऐसी स्थिति में उस रिपोर्ट के अनुपालन में यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आदेश पारित किया जा सकता है। अब सबसे पहले प्रथम स्तरीय चिकित्सकों के परिषद की बात करते हैं। तो ये प्राइमरी मेडिकल बोर्ड होता है और यह उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सालय में गठित होता है और उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वह यह नियत करते हैं कि रोगी की स्थिति अचल है या अपरिवर्तनीय है। यह एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स या लिविंग विल का भी ध्यान रखती है कि उसमें क्या लिखा है। रोगी के परिजनों से भी चर्चा की जाती है कि क्या किया जाना चाहिए। इस मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा देने वाला चिकित्सक और 2 अन्य विषय विशेषज्ञ भी सम्मिलित होते हैं। तो इसके माने बोर्ड हो गया 3 डॉक्टर्स का, एक जो ट्रीटमेंट दे रहा है और 2 एक्सपर्ट्स। ये तो हो गए जिस अस्पताल में उस रोगी का इलाज चल रहा है। तो ये हो गया प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। अब आता है सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। एक ही जो राय है उस पर नहीं निर्भर करते, उस राय की पुष्टि होती है। तो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जो होता है वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विलग करने या हटाने की अनुशंसा करता है, जो कि सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित होता है। जब प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि जी हाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाएँ, तो इसकी पुष्टि करने के लिए सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड अब अपनी राय प्रकट करता है और वह रिव्यू करता है प्राइमरी मेडिकल बोर्ड की जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको। इस बोर्ड में स्वतंत्र चिकित्सक होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। एक चिकित्सक डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा नामित होता है। तो इस प्रकार 2 मेडिकल ऑफिसर, एक CMO द्वारा नामित मेडिकल ऑफिसर। तो इस प्रकार से ये बोर्ड बन जाता है और दोनों ही बोर्ड को 48 घंटों के अंदर उस रोगी का परीक्षण करना चाहिए और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जी हाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाए जा सकते हैं। जब प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड दोनों की राय एक होती है, तब रोगी को यह कहा जाता है कि उसे चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हो रहा है और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब निष्कर्ष पहुंच जाता है तो वह सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाते हैं और रोगी को गरिमापूर्ण रीति से अपने जीवन की अंतिम यात्रा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही हरीश राणा के मामले में हुआ था, जिसने कि अपनी अंतिम यात्रा 24 मार्च 2026 को पूर्ण की। तो इस पूरी चर्चा के माध्यम से मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि किस प्रकार से भारतवर्ष में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा शनैः स्वीकारता प्रदान की गई और उसके लिए क्लिष्ट और स्पष्ट और रेगुलेटेड दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुपालन में अब भारतवर्ष में असाधारण परिस्थितियों में ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में गए टर्मिनली इल मरीजों को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदान की जा सकती है। हरीश राणा का मामला इसमें सबसे ताज़ा तरीन है। आशा करता हूँ यह चर्चा आपको सूचना परक लगी होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और लाइक भी करिएगा और अपने कमेंट मुझे दीजिएगा। धन्यवाद।